हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू और हेमंत साहू स्टडी सर्कल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की इकाई 6 जैव प्रक्रम और ये आपकी वॉल्यूम 3 तीसरी क्लास है। ठीक है, इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, आपसी श्वसन एवं अनाक्षी श्वसन में अंतर लिखिए। आपसी श्वसन या अनाक्षी श्वसन या दूसरे नाम से भी आता है वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। वायवीय मतलब आक्सी ऑक्सीजन, अवायवीय मतलब अनाक्षी, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, तो देखते हैं अंतर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ठीक है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? सिंपल सी बात है, नाम है ऑक्सी श्वसन, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होता है, जबकि यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वह नहीं होती। पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता भोज्य पदार्थों का। तीसरा पॉइंट क्या है? इसका अंतिम उत्पाद, मतलब जैसे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो एक उत्पाद बनेगा, तो इसका अंतिम जो उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड व जल होता है, जबकि इनका जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल को फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखें? C2H5OH। इनका क्या होगा? अंतिम उत्पाद ये दोनों होंगे। ठीक, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम कि जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें जो है अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक, अब ये क्रिया होती कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा पूछा जाता है। तो यह जो क्रिया होती है यह होती है कोशिका द्रव्य एवं कहाँ? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। ठीक, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन की क्रिया कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, जबकि ये जो क्रिया होती है ये केवल कहाँ होगी? कोशिका द्रव्य में होगी। ठीक, छठवें पॉइंट के रूप में जब ये क्रिया होती है तो भोज्य पदार्थ के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसमें एटीपी के रूप में कितने मिलते हैं? 38। और यहाँ एटीपी के रूप में कितने मिलेंगे? 2 एटीपी। अब इन एटीपी को अगर किलो कैलोरी में बदल दिया जाए तो ये होती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, और ये हो जाती है आपकी 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो इनमें 38 एटीपी का लाभ होता है और इनमें 2 एटीपी का लाभ होता है, या फिर 673 किलो कैलोरी और 21 किलो कैलोरी। एक आध और लिख लें कि ये जो क्रिया होती है ये अधिकांश जीवों में होती है, जबकि ये जो क्रिया होती है यह कम जीवों में होती है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन अनऑक्सीजन। और एक आध अगर रासायनिक अभिक्रिया के रूप में एक आध पॉइंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की क्रिया चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोज का अपघटन होगा। तो C6H12O6 प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोज्य पदार्थ क्या होगा, विघटित होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और साथ साथ में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। और जबकि यहाँ पर ये जो आपका C6H12O6 ग्लूकोज था, ये काय में बदल जाता है C2H5OH में, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है 2 अणु प्राप्त होते हैं और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन एवं अनऑक्सीजन में अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं हम एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस चक्र। वैसे तो पुरानी जो पुस्तक होती थी उसमें क्रेब्स चक्र होता था, है ना, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता था, ग्लाइकोलिसिस चक्र होता था। तब जब ये एनसीईआरटी की नहीं चलती थी तब ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बस ध्यान रखना होता है, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या है और क्या लिखने हैं इसके प्रमुख पद। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसकी परिभाषा लिखें। यह एक प्रक्रिया ऐसी है जो अनेक प्रक्रियाओं की क्रमबद्ध क्या है, श्रृंखला है। यह अनेक प्रक्रियाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप जब ये कंप्लीट होती है, जिसके फलस्वरूप जो आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो ग्लूकोज का जो एक अणु होगा यह क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो जब ये विघटित होता है तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु का निर्माण करता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करता है। यही क्या है आपकी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। तो पहली बात तो ये बता दो कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब क्रमबद्ध श्रृंखला है एक, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का जो एक अणु होता है जब वो बढ़ता है, विघटित होता है, तो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का करता है निर्माण। ये क्या हो गई, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। अब इसके क्या लिखने थे, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रमुख पद। ठीक, तो प्रमुख पद में यह जो क्रिया होती है यह ऑक्सीजन की काय में होती है, अनुपस्थिति में होती है। ठीक, साथ साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं निकलती। 2 बातें ध्यान रखनी है पड़ेंगी यहाँ पर कि ये जो क्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस की, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, ठीक है, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें बाहर नहीं निकलेगी। फिर जब ग्लूकोज का एक अणु विघटित होता है तो क्या बनाता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करता है। दूसरी बात हो गई, ये पद हो गए। अगला पद क्या लिख सकते हैं कि जब ये रासायनिक ऊर्जा मतलब रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो ATP और NADH2 के अणुओं के रूप में ये क्या करती है, संग्रहित कर लेती है, स्टोर्ड कर लेती है, स्टोरेज हो जाती है। ठीक है, संग्रहित करती है। ठीक, और चौथा जो पद हो जाएगा कि ये सारी की सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, संपन्न कहाँ होंगी ये क्रियाएं, कोशिका द्रव्य में
संपन्न होंगी। ठीक, और ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। ठीक, कोशिका द्रव्य में हो रहा है अगर, तो जैसे इसमें देखा था कि कोशिका द्रव्य में अगर हो रहा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। बस यही हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसके प्रमुख पद। तो ये ग्लाइकोलिसिस की परिभाषा और ये हो गया इसके प्रमुख पद। इनको अच्छे से याद करें, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका धमनी एवं सिरा में अंतर। ठीक, तो इस साइड बना लेते हैं हम धमनी और इस साइड बना लेते हैं सिरा। ठीक, ओके। पहला पॉइंट ना लिख के इसको जो है हम एक थोड़ा सा चित्र टाइप का बना लें, जिससे सारी की सारी जो संभावनाएं होंगी वो इस चित्र में क्लियर हो जाएंगी। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। क्या अंतर दिख रहा? इसकी ये जो अंदर की साइज है वो कम है और इसके अंदर की साइज ज़्यादा है। ये जो मोटाई है ये ज़्यादा है और इसकी मोटाई ये कम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि धमनी की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी। ये क्या हो गई? इसकी भित्ति ये मोटी होती है, जबकि इसकी भित्ति कैसी होगी? धमनी की भित्ति पतली होती है। ठीक है, बाकी पूरा आप लिखें पॉइंट इसको। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा भी इसी में से बन जाएगा। अब ये क्या है इसमें बीच में? गुहिका। तो इसकी जो गुहिका होती है, धमनी की गुहिका, वो कैसी होती है? सकरी होती है, जबकि इसकी गुहिका कैसी दिख रही है? अच्छी खासी साइज है, तो ये कैसी होगी? चौड़ी होती है। ठीक, अगला पॉइंट, धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, जबकि जो सिराएं होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होगा। चौथा पॉइंट, धमनियों में जो कपाट होते हैं वो नहीं पाए जाते, जबकि सिराएं जो होती हैं उसमें कपाट पाए जाते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन युक्त रक्त है तो रक्त का रंग कैसा होगा? लाल रंग का होगा, जबकि सिराओं का जो रंग होता है वो कैसा होगा? नीला रंग होता है। ठीक, जब धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है तो यहाँ पर जो आयतन होगा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब भी धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता, जबकि यहाँ पर परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, एक आध और पॉइंट, वैसे 5 काफी हैं। यहाँ पर जो रक्त होता है वो रुक रुक कर अधिक दाब से प्रवाहित होता है, जबकि यहाँ पर जो रक्त होता है वो धीमी गति से एवं कम दाब से प्रवाहित होता है। ठीक, ये हो गए आपके धमनी एवं सिरा में अंतर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, एक और क्वेश्चन होता है, अंतर के रूप में ही पूछा जाता है कि रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। ठीक, क्या में? रक्त एवं लसिका में। ठीक है,
तो रक्त का रंग देखा ही है कैसा होता है। रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। आप पूरे भाषा के रूप में लिखेंगे इसमें कि रक्त का रंग लाल होता है, जबकि लसिका का जो रंग है वो रंग होता ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यह रंग विहीन होती है। अब लाल रंग है मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, आरबीसी होंगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर आरबीसी जो है होती ही नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि इनका क्या होगा, अभाव होगा, ठीक। यहाँ पर जो प्रोटीन होगा तो प्रोटीन की मात्रा कैसी होगी, उच्च होती है, जबकि यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा कम होगी। अगर लाल रंग है तो हीमोग्लोबिन युक्त रक्त होगा, जबकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन का क्या होगा, अभाव होगा, मतलब होंगी नहीं प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होंगी। इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और ये RBC क्या थी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत, W मतलब वाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसमें WBC क्या होंगी, कम मात्रा में पाई जाएंगी, जबकि यहाँ पर WBC की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा के रूप में रख लें कि इसमें जो है वो फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ पर फाइब्रिनोजन क्या होगा, कम होगा। फाइब्रिनोजन होता क्या है, जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद कुछ समय में खून जो है रिसाव उसका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो रिसाव किसके कारण बंद होता है, एक जाली टाइप की बन जाती है, वही क्या होती है, आपकी फाइब्रिनोजन होती है। फाइबर होता है जो जाल समान संरचना का निर्माण करता है और जो है खून के रिसाव को रोकता है। वो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे अपन कि रक्त के थक्का बनने की क्रिया, वो भी इसी अध्याय में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो धमनी और सिरा में अंतर हो गया, रक्त एवं लसिका में अंतर हो गया, ऑक्सीश्वसन एवं अनाक्सीश्वसन में अंतर हो गया, और ग्लाइकोलाइसिस क्या है या ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या है, इसके प्रमुख पद हो गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ें, लिखें, नोट्स बनाएं, ठीक है। बने रहें मेरे YouTube चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल पर। तीसरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।